हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ दी सेक्शन 8 कंपनी अंडर कंपनी लॉ 2013। जो सब्जेक्ट है डैट इज़ दी कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। इसकी जो रिटन नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग में शेयर कर दी हैं। उसका जो लिंक है जहाँ पे वो नोट्स है मैं आई विल बी गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपको मेरा ये एफ़र्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेक्शन 8 कंपनी है, क्योंकि अर्लियर जो कंपनी एक्ट 1956 था उसके अंदर ये सेक्शन 25 थी। तो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डील विद द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी विच आर फॉर्म टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी एंड प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। तो सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट जो है उन कंपनीज के साथ डील करता है जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के साथ जो है सेटअप होती है, जहाँ पे उनका जो उद्देश्य होता है कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी और प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट को है जो प्रमोट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेक्शन 8 कंपनी है, यहाँ पे जो इसका प्रॉफिट होता है वो अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो इसके मेंबर्स होते हैं उसको कोई डिविडेंड वगैरह जो है नहीं दिया जाता। ये जो कंपनी होती है ये नो प्रॉफिट कंपनी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है चैरिटेबल पर्पस होता है और यहाँ पे वो जो भी प्रॉफिट कमाती है तो जो भी उसका ऑब्जेक्टिव होता है उसको प्रमोट करने के लिए यूज़ करती है और अपने मेंबर्स को कोई डिविडेंड जो है नहीं डिक्लेयर करती। और उसी तरह ये जो सेक्शन 8 कंपनी है ये लिमिटेड कंपनी होती है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट, और इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लाइसेंस देता है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडिया के अंदर जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है दैट इज़ सेक्शन 8 कंपनीज। और सेक्शन 8 को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द सेक्शन 8 कंपनीज। देखो जो सेक्शन 8 कंपनीज है जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे ये जो कंपनी है ये अपने जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको प्रमोट करती है और जो प्रॉफिट्स ये कमाती है, जो इनकम ये कमाती है, ये अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोशन के अंदर यूज़ करती हैं, ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के अंदर यूज़ करती हैं। वो डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करने के अंदर या डिविडेंड जो है मेंबर्स को पे नहीं किया जाता। और जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो ये एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के सेम प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशंस को एंजॉय करती है। और इसी तरह यहाँ पे जो सेक्शन 8 के अंदर जो कंपनी रजिस्टर्ड है, देखो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज कर सकती है, बट उसके लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लेनी पड़ती है। और यहाँ पे भी जो सेक्शन 8 कंपनी है इसको सेटअप करना है तो इसके लिए कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक फर्म जो है जो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 है उसका मेंबर हो सकती है। और उसी तरह यहाँ पे जो सेक्शन 8 के अंदर जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो किसी और तरह की कंपनी के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। उसके लिए उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है और जो कंडीशंस हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर एज पर रूल 19 ऑफ द कंपनी इन कॉर्पोरेशन रूल्स 2014। तो यहाँ पे अगर किसी कंपनी ने सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर कराना है तो उसको क्या प्रोसीजर जो है अडॉप्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जो एप्लीकेंट है दैट हैज़ टू अप्लाई इन द फॉर्म in C32 SPICE along with the fee prescribed in the company registration office। जो भी फीस प्रिस्क्राइब की गई है उसको स्पेसिफाइड फॉर्म के साथ जो है उसके अंदर जो है अप्लाई करना पड़ता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द प्रपोज सेक्शन 8 कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट जो है डैट शुड बी इन दिस INC 13 फॉर्म। और डॉक्यूमेंट जो इसके साथ जो एप्लीकेशन के साथ हमने लगाने हैं वो है मेमोरेंडम
ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और इस तरह एक डिक्लेरेशन जो है INC 14 के अंदर, जिसके अंदर कोई भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल आउट ऑफ द एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैं, जो सेक्शन 8 के प्रोविज़न है उसी के तहत ही वो ड्रॉ किए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, और ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट जो रूल्स हैं वो सारे के सारे जो यहाँ पे कंप्लाई मतलब उनको पूरा किया गया है। तो इस तरह के एक उन्होंने क्या है कि डिक्लेरेशन जो है साथ में लगानी है, और उसी तरह एक एस्टीमेट ऑफ द फ्यूचर एनुअल इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी फॉर द नेक्स्ट ईयर, स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ इनकम और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे उन्होंने एक एस्टीमेट कि कहाँ से जो इनकम जनरेट होगी, क्या सोर्सेज हैं, और किस तरह से उनका एक्सपेंडिचर जो है ऑब्जेक्टिव के लिए किस तरह से करना है, उसका एस्टिमेट बना के देना पड़ेगा। और उसी तरह क्या है कि डिक्लेरेशन बाय ईच ऑफ द पर्सन हु इज़ मेकिंग द एप्लीकेशन इन फॉर्म INC 15। और उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस प्रिविलेजेस फॉर द सेक्शन 8 कंपनी, ए फॉर्म जो है सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर हो सकती है। सेक्शन 8 जो है मेमोरेंडम और आर्टिकल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेके ही उसको अल्टर कर सकती है। इस सेक्शन 8 कंपनी मे कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड ओनली आफ्टर द कंप्लायंस विद द कंडीशन एज पर रूल 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पहले इसको रूल जो है पूरे करने पड़ेंगे, उसी के तहत जो है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है कन्वर्ट हो सकती है। और ये जो सेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिट करता है कि जो सच पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को यहाँ पे कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 8 जो है रजिस्टर करे। तो यहाँ पे विदाउट द एडिशन ऑफ द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको लाइसेंस इशू करती हैं। तो इस कंपनी के लिए क्या है कि लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड का जो नाम है वो लगाना ज़रूरी नहीं होता। और उसी तरह जो रजिस्ट्रार है वो जो एप्लीकेशंस आएंगी उसके अंदर पे रजिस्ट्रार शेल ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ दी, जब उनके पास जो ऐसे पर जब भी एप्लीकेशन डाली जाती है तो जो रजिस्ट्रार है वो जब सेटिस्फाई हो जाता है, रजिस्ट्रार शेल ऑन दी एप्लीकेशन रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज ए कंपनी अंडर दिस सेक्शन। और एक सेक्शन 8 कंपनी जो है वो दूसरी सेक्शन 8 कंपनी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है उसके साथ अमेलगेमेट भी हो सकती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि रेवोकेशन ऑफ सेक्शन 8 लाइसेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस ग्रांट करता है जिसके अंदर क्या होता है कि इनको अपने नाम के साथ जो है लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं लगाना होता है, ये सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर होती हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको लाइसेंस प्रोवाइड करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है कि रेवोकेशन की पावर भी होती है, उस लाइसेंस को ये कैंसिल आउट भी कर सकता है अगर कंपनी जो है अपनी जो सेक्शन 8 के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करती या उन कंडीशंस को ब्रीच करती है जिस कंडीशन के बेसिस पे लाइसेंस इशू किया जाता है, या कंपनी का जो संचालन है, जो अफेयर्स हैं वो इस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं कि जो कंपनी के ऑब्जेक्ट को वायलेट करते हैं या दूसरों को फ्रॉड करने के लिए किया जाता है, और या ये लगता है कि ये जो कंपनी है पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती है। और इसी तरह क्या है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लाइसेंस को रिवोक कर सकती है, बट उससे पहले कंपनी को एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी जो है दी जाती है जिसके अंदर वो अपना पक्ष जो है रख सकती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जहाँ पे लाइसेंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर देती है, कैंसिल कर देती है, तो उसको कहा जाता है कि या तो आप कंपनी एक्ट्स के अंदर जो है वाइंड अप हो जाइए, या अदर जो 8 सेक्शन जो अदर सेक्शन 8 कंपनी है जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है उसके साथ अमेलगेमेट हो जाइए। बट इसके अंदर भी क्या होता है कि रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी जो है कोई भी ऑर्डर देने से पहले उस कंपनी को दी जाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब वाइंड अप होती है तो अगर कोई अपने डेट्स या लायबिलिटीज़ के बाद कोई एसेट बच जाता है तो या तो वो अनदर सेक्शन 8 कंपनी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या जो कंडीशंस लगाई जाती हैं ट्रिब्यूनल के अंदर, और उसी तरह यहाँ उसको जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड्स के अंदर जो है उसको डाल दिया जाता है।
और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर दी, अगर जो सेक्शन 8 की प्रोविज़न है उसकी ब्रीच होती है, कंट्रावेंशन होती है, तो यहाँ पे लाइसेंस जो है रिवोक हो जाता है। तो कंपनी जो है या तो लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर लेगी या अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर लेगी, या जो है कह दिया जाता है कि आप वाइंड अप करो, या उसको जो है सिमिलर जो ऑब्जेक्ट वाली कंपनी होती है उसके साथ अमेलगमेट किया जाता है। और यहाँ जो भी फंड्स होते हैं वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड्स के अंदर जो है डाल दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो प्रोविजंस को ब्रीच करता है, कंट्रावेन करता है, तो कंपनी जो है उसको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। जो ऑफिसर है उनको 25,000 से लेके 25 लाख का या 3 इयर्स तक की इम्प्रिजन भी हो सकती है, या बहुत हो सकता है, या फ्रॉड अंडर सेक्शन 447 का चार्ज भी लग सकता है, दे आर गिल्टी अंडर। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो सेक्शन 8 कंपनी है, ये देखो यहाँ पे जो जनरल मीटिंग का नोटिस जो होता है 21 क्लियर डेज होते हैं, तो यहाँ पे जो सेक्शन 8 कंपनीज हैं उनको 14 दिन का ही क्लियर नोटिस देना पड़ता है इंस्टेड ऑफ 21 डेज। और यहाँ पे जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, वो अप्लाई नहीं करती। और यहाँ पे इनको नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, शेयर होल्डर जो रिलेशनशिप कमेटी है वो भी फॉर्म नहीं करनी पड़ती। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड इन ब्रीफ के जो सेक्शन 8 कंपनी है इसका जो ऑब्जेक्टिव है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को प्रमोट करना है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कोई डिविडेंड नहीं पे किया जाता। और इस तरह की कंपनी जो है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और यहाँ पे ये अपने नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड नहीं भी लगा सकती। और यहाँ पे ये जो स्टेटस जो है दिया जाता है दैट इज़ दी सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को दी है। और उसी तरह क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जब लगता है कि ये कॉन्ट्रावेंट करी है तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देके जो है लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है। और उसी तरह वो रिवोक करती है कि अगर इसकी जो सेक्शन 8 की जो कंडीशंस हैं उसको कॉन्ट्रावेंट किया जाता है, या कंपनी का काम इस ढंग से चलाया जाता है कि दूसरे लोगों को के साथ फ्रॉड होता है या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है, तो अगर जो लाइसेंस रिवोक किया जाता है या तो यहाँ पे कंपनी को लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या वाइंड अप करना पड़ता है, या दूसरी कंपनी के साथ जो है अमेलगमेट होना पड़ता है। और उसी तरह हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी टू एनी अदर फॉर्म। तो यहाँ पे जो रूल है वो 21, तो यहाँ पे कंडीशन है कि जो जब सेक्शन 8 कंपनी ने अपने आप को जो है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड के अंदर कन्वर्ट करना है तो दे हैव टू पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन इन ए जनरल मीटिंग फॉर अप्रूविंग सच कन्वर्जन। और उसी तरह क्या है कि एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है जिस नोटिस के द्वारा जनरल मीटिंग जो है कन्वीन की जाती है उसके अंदर क्या है कि रीज़न भी जो है बताए जाते हैं, और उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी और कंपनी का प्रिंसिपल और मेन ऑब्जेक्ट क्या था। तो कंपनी जो है रीज़न भी बताने पड़ते हैं कि सेक्शन 8 जो है वो क्यों अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है कन्वर्ट कर रही है, क्यों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेक्शन 8 कंपनी के अंदर जो है, अगर वो सेक्शन 8 कंपनी के अंदर ही रहे तो वो क्यों नहीं अचीव हो रहे, उसके रीज़न भी जो है देने पड़ते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो अगर जो मेन और प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं तो वो न्यू ऑब्जेक्ट्स उनके रीज़न भी, और उसी तरह कंपनी जो है प्रीवियसली क्या प्रिविलेजेस और स्पेशल जो कंसेशन अडॉप्ट करती थी उसके बारे में भी बताएगी। और उसी तरह डिटेल ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड कन्वर्जन ऑन द मेंबर ऑफ द कंपनी, कि अगर ये अपने आप को जो है कन्वर्ट करती है तो उसका मेंबर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगर इस कन्वर्जन से मेंबर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा। और उसी तरह एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी of the special resolution along with a copy of the notice convening the meeting including the explanatory statement shall be filed with the registrar in form MGT along with fee। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, और उसी तरह जो मीटिंग का नोटिस है, उसी तरह एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है, और इसी तरह रजिस्ट्रार के पास जो है MGT 14 के अंदर जो है अलॉन्ग विद द फीस जो है फाइल करना पड़ता है। और कंपनी जो है एक एप्लीकेशन जो है INC 18 के अंदर जो है फाइल करती है रीजनल डायरेक्टर के पास,
or along with the fees, along with the certified true copy of the special resolution, copy of the notice convening the meeting, including the explanatory statement for approval for converting into a company of another kind of company. Company shall also attach the proof of serving of the notice served to all the authorities mentioned in sub rule 2 of rule 22 of the Companies Act Incorporation Rules 2014. तो यहाँ पे जब कंपनी जो है एक INC 18 के अंदर जो है रीजनल डायरेक्टर के पास भी जो है एप्लीकेशन डालती है जब इसका लाइसेंस रिवोक होता है, तो जब कंपनी जो है अपने आप को जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट करना चाहती है, तो एक कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन विद द एनेक्शर जो है वो जो रीजनल डायरेक्टर को फाइल किए जाते हैं वही जो है रजिस्ट्रार को भी फाइल किए जाते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि देखो यहाँ पे जब ये अपनी एप्लीकेशन रीजनल डायरेक्टर को सबमिट करती है तो उसके बाद क्या होता है कि एक नोटिस जो है इसको पब्लिश करना पड़ता है। एक तो जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होता है वहाँ पर प्रिंसिपल जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसके अंदर, और दूसरा जिसकी वाइडर सर्कुलेशन है उसी तरह दूसरा जो है इंग्लिश के अंदर। और अगर कोई कंपनी की वेबसाइट है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक वैसे वहाँ पे वेबसाइट के अंदर भी जो है नोटिस डालना पड़ता है। और उसी तरह कंपनी जो है एक नोटिस जो है पब्लिकेशन का जो है कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन जो है जो भी अटैचमेंट जो भेजी हैं रजिस्टर्ड पोस्ट या हैंड डिलीवरी के द्वारा जो है, मतलब जो रीजनल डायरेक्टर को इंफॉर्मेशन दी गई है वही इंफॉर्मेशन जो है, जैसे कॉपी ऑफ द नोटिस साइमल्टेनियसली विद द पब्लिकेशन, जो नोटिस ये पब्लिकेशन हुआ है, जो एप्लीकेशन रीजनल डायरेक्टर को फाइल की गई है, जो भी उसके साथ जो अनेक्शंस डाले गए हैं, तो वो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जिसका इस कंपनी के ऊपर ज्यूरिस्डिक्शन है, इनकम टैक्स ऑफिसर जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन में है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट या अदर अथॉरिटी जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर कंपनी आती है, तो वहाँ पे ये सारा कुछ सबमिट करवाना पड़ता है। और एप्लीकेशन के साथ क्या है कि जो रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन लगाई जाती है उसके साथ ये प्रूफ भी जो है अटैच किया जाता है कि इस तरह जो कंपनी है उसने इन लोगों को भी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। और उसी तरह डिक्लेरेशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कोई भी जो इनकम है जो है बेसिकली जो भी सेक्शन 8 की जो इनकम है या कोई प्रॉपर्टी को सेल किया गया है वो ना तो ट्रांसफ़र किया गया है ना ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है मेंबर्स को पे किया गया है। और उसी तरह क्या है कि देखो जिन अथॉरिटी से कोई स्पेशल स्टेटस प्रिविलेजेस या एग्जाम्पशन या बेनिफिट लिया है तो उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है और एप्लीकेशन के साथ फाइल करना पड़ता है। कंपनी शुड हैव फाइल्ड ऑल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स अप टू द फाइनेंशियल ईयर प्रिसीडिंग द सबमिशन टू द एप्लीकेशन टू द रीजनल डायरेक्टर, कि जब इसने एप्लीकेशन डालनी है तो उससे पहला जो फाइनेंशियल ईयर है उससे जो प्रीसीडिंग मतलब पहला जो है तो उसके सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एनुअल रजिस्टर जो है, एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल कर चुकी है। अगर क्या है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के 3 महीने के बाद जो है ये एप्लीकेशन फ़ाइल करती है तो इसके अंदर क्या है कि एप्लीकेशन से पहले जो 30 डेज़ की जो फाइनेंशियल पोजीशन है जो कि ड्यूली सर्टिफाइड बाय CA जो है वो भी साथ में लगानी है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो कंपनी है एक सर्टिफिकेट जो है प्रैक्टिसिंग CA से या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से या कॉस्ट अकाउंटिंग से कि जो कंडीशंस हैं उसको कंप्लाई किया गया है। और रीजनल डायरेक्टर जो है वो रजिस्ट्रार से भी रिपोर्ट ले सकता है। तो रीजनल डायरेक्टर जो है अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो एक ऑर्डर इशू कर देता है कि कंपनी को जो है प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड एनी अदर काइंड के अंदर जो है कन्वर्ट किया गया है, इसके साथ ये कंडीशन जो है अटैच की गई है। और उसी तरह रीजनल डायरेक्टर जो है शेल इशू एन ऑर्डर अप्रूविंग द कन्वर्जन ऑफ द कंपनी इनटू अ कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन, जो वो इम्पोज करता है कि यहाँ पे जो सेक्शन 8 के अंदर जो कंपनी है उसको एनी अदर काइंड के अंदर जब कन्वर्ट किया गया है तो यहाँ पे ये कोई स्पेशल स्टेटस एग्जाम्पशन या प्रिविलेजेस क्लेम नहीं करेगी। और उसी तरह क्या है कि अगर इसने सेक्शन 8 के तहत कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पे थी तो उसका जो मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन है जो डिफरेंस है वो ये
अथॉरिटीज़ को पे करेगी। और उसी तरह कोई प्रॉफिट है या अनयूटिलाइज्ड इनकम है तो वो पहले आउटस्टैंडिंग जो ड्यूज़ हैं उसको पूरी की जाएंगी, उसके बाद लैंडर, क्रेडिटर, सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर्स को, और एंड के अंदर कुछ बचेगा तो जो प्रमोटर या मेंबर्स ने लोन दिया हुआ है सेक्शन 8 को वो रीपे किया जाएगा। और इसी तरह जो बैलेंस अमाउंट है प्रॉफिट का जो बच जाएगा वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर जो है कि जैसे ही अप्रूवल आता है तो विद इन 30 डेज़ के अंदर जो है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि ऑन रिसीट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर कंपनी जो है एक जनरल मीटिंग जो है अपने मेंबर्स की कन्वीन करेगी और स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वहाँ पे पास किया जाएगा, अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसको अमेंड किया जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जो है जो रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल आई है उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी जो है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर इन INC 20 अलॉन्ग विद द फीस, अमेंडेड कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिक्लेरेशन ऑफ द डायरेक्टर की सारी कंडीशंस की कंप्लाइंस हुई है तो यहाँ पे रजिस्ट्रार जो है वो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इशू कर देगा।